लखनऊ मेरे शहर मेरे शहर अदब के फ़न की अंजुमन है जहाँ आठों पहर हर एक रंग में तू मीर है, हर एक रंग में तू मीर है ऐ जाने जिगर, तेरे बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं बेहतर। ये लखनऊ वाकई ऐसा ही है। और लखनऊ के बारे में जब हम बात करने चलते हैं तो हमें पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण की याद सबसे पहले आती है। वो ये भी कहा करते थे कि देश में, बताया उन्होंने कि देश में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जितने भी शहर थे पहले, उन सब में सबसे ज़्यादा अमीर लखनऊ था। और नवाब भी ज़माने में लखनऊ की शान शौकत देखने लायक। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले एपिसोड में भी मेरा चौथा एपिसोड था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अवध को सूबों में पहले अकबर ने पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा था, 12 सूबों में हिंदुस्तान को, और उसमें से एक सूबा अवध था। और कालांतर में 1724 के करीब बुरहान मुल्क को यहाँ का बादशाह बनाकर यहाँ के जो मच्छी भवन पर शेख लोग कब्जा करके बैठे थे और लगान देना बंद कर दिया था, तो उनसे लगान वसूलने के लिए उन्होंने लखनऊ पर हमला करवाया तत्कालीन मुग़ल शासक ने। और सादत, ये बुरहान मुल्क साहब जो थे, सादत अली खां बुरहान मुल्क, इन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया। फिर राजधानी फैज़ाबाद ले गए, फैज़ाबाद से राजधानी लखनऊ 1775 में नवाब आशफुद्दौला साहब लाए थे। तो नवाब आशफुद्दौला के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, और मैं आपको ये बता रहा था कि उनकी बनाई हुई इमारतें लखनऊ में कौन कौन सी हैं और कैसे, किन परिस्थितियों में बनी, क्या उनके पीछे कारण था। तो मैं अपनी बात ये आपसे शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपसे इस सिलसिले में कुल 4 इमारतों की बात करूँगा। आसफ़ी कोठी, रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और उनका दौलत खाना या शीश महल। तो जो आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले, वो मैं आपको आसफ़ी कोठी के बारे में बताना चाहता हूँ। आसफ़ी कोठी जब 1775 में नवाब लखनऊ तशरीफ़ लाए तो अपने रहने के लिए इन्होंने अपना एक मकान बनाया, और तब अंग्रेज़ी तर्ज पर कोठियाँ बननी शुरू हुई थी। और ऐसी कोठियाँ जिनमें कि दहलीज नहीं होती थी, दलान जिसे कहते हैं नहीं होती थी, आंगन नहीं होता था, कोई जनान खाना नहीं होता था, कोई दीवान खाना नहीं होता था, ये अंग्रेज़ी तर्ज का था। जबकि मुस्लिम कल्चर में इसके बिल्कुल विपरीत ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी होती थी। तो आशफुद्दौला ने अंग्रेज़ी तर्ज पर कोठी बनवाई और अपने रहने के लिए, जिसे उन्होंने दौलत खाना नाम दिया। और वो दौलत खाना इतना शानदार बना था, वो इमारत इतनी शानदार उन्होंने बनवाई कि नवाब ही नहीं, आशफुद्दौला साहब के बाद और भी जितने उनके तमाम सक्सेसर हुए, उत्तराधिकारी जो नवाब हुए, वो भी उसमें अक्सर आकर रहा करते थे। और उनको भी वो बहुत पसंद आई, बहुत खुशनुमा थी उनका। हालांकि अब वो इमारत नहीं है, उसके कुछ खंडहर बाकी हैं, और उसमें सबसे कोई देखने भी शायद अब नहीं जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में एक 4 पहल स्तंभों का स्तंभ थे, और इसके ऊंची जो 4 दीवारी थी, उस ऊंची इस बिल्डिंग की मुंडेर सुराही की जैसे आकृति होती है, सुराही की आकृति की इसकी बाउंड्री वाल की मुंडेर ऊपर की बनी हुई थी, और ये बहुत खूबसूरत लगती थी। लगभग 250 साल पहले बनी इस इमारत को, और इसके साथ शीश महल भी उन्होंने बनाया था। लेकिन इस कोठी के पश्चिम में, जो हुसैनाबाद इलाके में गोमती नदी के दाहिने किनारे इन्होंने बनाई थी, उसके पश्चिम की तरफ एक तालाब बहुत खूबसूरत बनवाया था, और उस तालाब से
ठंडी हवाएं जो आती थी वो उसके बगल में बने दो जो बरामदे थे, उन बरामदों में जाया करती थी, जहाँ की बेगमें और बादशाह नवाब और नवाब के रिश्तेदारान मेहमान वो वहाँ पर ठंडी हवा का लुत्फ़ लिया करते थे और गर्मी के दिनों में अक्सर उधर ही रहते थे। वहीं हमाम खाने भी बने थे। अभी मैं जब शीश महल के बारे में आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि ठंडे और गर्म फव्वारे का अलग अलग हमाम खाना बना हुआ था। इसी आसफी की कोठी के बारे में अब तो उसके खंडहर दिखते हैं, लकड़ी के फ्रेम दरवाजे की खिड़कियों के लगे हुए हैं, अंदर उसके घास, झाड़ फानूस, छोटे पौधे, जंगली पौधे, वो सब उसके अंदर उगे हुए हैं, जहाँ कभी शानदार मरमरी फर्श हुआ करती थी। तो आसफी कोठी के पास जो शीश महल था, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, शीश महल को सोने चांदी से मढ़ा गया था। उसमें जो शीशे लगे थे उसमें बड़े बड़े आदमकद जो शीशे लगवाए गए थे उनके फ्रेम सोने के थे और उनके सोने के फ्रेमों में नगीने जड़े हुए थे, तरह तरह के अनमोल पत्थर जड़े हुए थे और वो बहुत ही खूबसूरत दिखता था। और ये एक देखने वाली चीज़ थी। दौलत खाना बनवाने के बाद शीश यानी जो शीश महल था और जिसमें छोटे छोटे कटे हुए शीशे जड़े थे, उसके बाद जब ये बनकर इनका दौलत खाना कंप्लीट हुआ 1780 के करीब, फिर उसके बाद 1784 में एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। तो उस अकाल में लोग भूखों मरने लगे और लखनऊ की ज़्यादातर आबादी, जिसे हम पुराना लखनऊ भी कहते हैं, उस इलाके की पूरी आबादी बहुत को फाके कसी की नौबत आ गई। तो अशफुद्दौला साहब बड़े दयालु थे, तो मैं पिछली बार आपको बता ही चुका हूँ, और बहुत ही नेक गरीब परवर। तो इसलिए फिर अशफुद्दौला साहब ने एक योजना बनाई कि क्यों ना क्योंकि उस ज़माने में लोग दान नहीं लिया करते थे। जो रईस होकर के कमज़ोर हुए थे या इज़्ज़तदार लोग होते थे, वो दान नहीं लिया करते थे। दान लेने में या किसी का एहसान लेने में उन्हें बहुत शर्म महसूस होती थी और वो बाहर भी नहीं निकलते थे। भूखों मरना उन्हें बेहतर लगता था बनिस्बत मांग कर खाने से। तो इसलिए उन्होंने अशफुद्दौला ने योजना बनाई कि 2 बिल्डिंगें शुरू कराई, एक रूमी दरवाज़ा और एक इमाम बाड़ा। और उसके लिए उन्होंने पहले एक कंपटीशन रखा कि सबसे बढ़िया जिसकी डिज़ाइन होगी, सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर जिसका जो आर्किटेक्ट होगा, मैं उसी से इसकी तामीर करवाऊंगा, उसके दिमाग से ही ये सारी बिल्डिंग बनेंगी। तो एक किफ़ायतुल्ला साहब थे, किफ़ायतुल्ला खां, जो कोई दिल्ली कोई शाहजहानबादी उनको बताता है। तो योगेश जी ने शाहजहानबादी लिखा है और कहीं कहीं दिल्ली भी देखने को मिलता है। वहाँ के ये रहने वाले थे, तो उन्होंने फ़ौरन उसके नक्शे बनाकर पेश किए और उनका ही नक्शा उसमें अव्वल आया। तो उन्होंने नवाब साहब ने उनको रूमी दरवाज़ा से शुरुआत करने को कहा। 1784 में रूमी दरवाज़ा बनना शुरू हुआ। अब रूमी दरवाज़ा एक, आज जानते हैं आप कि सारी दुनिया में लखनऊ की पहचान है, लखनऊ का प्रतीक माना जाता है। पर्यटन विभाग और वाले भी दुनिया में जब लखनऊ के बारे में कोई इश्तहार देते हैं तो ज़्यादातर रूमी दरवाज़ा ही उसमें छपा होता है। तो रूमी दरवाज़ा की जो शानदार इमारत है वो आज भी उसी तरह से सर उठाए खड़ी है, लखनऊ की शान है। और योगेश जी ने इसका बड़ा अध्ययन करके उन्होंने इसे लखनऊ का प्रतीक द्वार बताया और कहा कि इसकी शोहरत सारी दुनिया में है। इस इमामबाड़े की जहाँ आसफी इमामबाड़े की शोहरत है, उसी तरीके से रूमी दरवाजे की भी शोहरत है। और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस रूमी दरवाजे में कहीं लकड़ी, लोहा या किसी अन्य प्रकार का कोई साधन ऐसा नहीं इस्तेमाल किया गया जो
कहीं से भी उसको छत को रोकने के लिए, जैसे डांट लगा देते हैं लोग, ऊपर लकड़ी की डांट लगाते हैं या सरिया डाल के रोकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने घुमावदार, कमानीदार, ऐसे घुमावदार लखोरी ईंट और ये कहिए कि बादामी चूने, इन्हीं का मिश्रण जो था, उसी से ये लखोरी ईंटों के सहारे ये उन्होंने एक डाट बनाया और डाट बनाकर उसके ऊपर उन्होंने उसे छत का रूप दिया। और उसको आप देखें तो इतनी शानदार डिजाइन है उसकी कि वो पूरब से अगर आप जाते हुए देखें, यानी हजरतगंज से जब आप नींबू पार्क की तरफ बढ़ने को होंगे तो इधर पूरब से आप देखेंगे तो पूरब की तरफ से आपको ये देखने में मेहराब जैसा लगेगा, और पश्चिम से जब आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल राजपुताना टाइप का लगेगा, कोई हिंदू इमारत लगेगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर को, दोनों की संस्कृति को, दोनों की कला के सम्मिश्रण को इसमें शामिल किया गया है। और रूमी दरवाजे के बारे में योगेश जी ने अपनी पुस्तक लखनऊ नामा में लिखा कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। उन्होंने बताया जैसा इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक 8 पहलू छतरी बनी है, जहाँ ऊपर तक जाने का रास्ता भी बना है। दरवाजे के दोनों तरफ 3 मंजिल के हवादार परकोटा बना है, जिसके सिरे पर 8 पहलू वाले बुर्ज बने हैं जिन पर गुंबद नहीं है। रूमी दरवाज़ा और इसकी सजावट एकदम निराली है, जिसमें कमल और लौंग की आकृति का भी दर्शाई गई है, और इसमें बुर्ज भी है। तो इस तरह से जो कमल और लौंग हिंदू में पूजा की प्रतीक हैं उनको भी शामिल किया गया, और बुर्ज जो मुस्लिम कल्चर के हैं उनको भी शामिल किया गया। और ये हिंदू मुस्लिम कल्चर का एक निराला अंदाज था। इसमें आज भी देखने पर उतनी ही रौनक मालूम होती है और उतना ही शानदार लगता है जितना अशफाकुद्दौला साहब के समय में था। और ये जैसा मैंने आपको बताया 1784 में बनना शुरू हुआ, 1786 के करीब 2 साल में ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे आपको डिटेल में इमाम बाड़े के बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताता हूँ कि ये जो रूमी दरवाज़ा बना, इसमें भी, इसके जरिए भी उन्होंने गरीबों की और जो लोग इज्जतदार फाके कसी कर रहे थे उनकी भी मदद की। इन दोनों बिल्डिंगें एक साथ बन रही थी, और दोनों बिल्डिंगों को बनाने में वो करीब 22,000 लोग लखनऊ के लगे, जो घर के बाहर इज्जत के डर से नहीं आते थे, वो रात को निकलते थे। उनको रात को काम दिया जाता था अशफाकुद्दौला के हुक्म से, और रात में वो लोग जो काम दिन में होता था, जो बनाया जाता था, उसको रात में वो लोग तोड़कर हटा देते थे, और उसके एवज में भी उनको पैसे मिलते थे। इससे लोगों को भी तसल्ली होती थी कि हम काम कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, और फिर वो अपने घरों में दिन में रहकर खाना, राशन, इसका इंतज़ाम सब करते थे, और वो इस तरह से कमा कर खाते थे। किसी तरीके का एहसान या किसी तरह का दान उन्होंने नहीं लिया। और उसके बाद कहते हैं कि जिस वक़्त ये इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा बना था, तो इनको बनवाने में करीब करीब 1 करोड़ रुपया उस ज़माने में, यानी 1784 और 86 में खर्च हुआ, जब 1 रुपये का 30 सेर गेहूँ मिलता था। 1 रुपये का 30 सेर गेहूँ जिस ज़माने में मिलता था, उस ज़माने में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और ये 1786 में बनकर तैयार हो गया। आज भी उसी शान शौकत से खड़ा है, और आज भी ये लखनऊ की शान बना हुआ है, लखनऊ का प्रतीक बना हुआ है।